हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम सीटेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह अवधि जो व्यवस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो वह अवधि जो व्यवस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखो, जो शिक्षक होता है उसे कभी भी विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं करना है, ना ही किसी एक विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना है, बल्कि एक शिक्षक को सभी प्रकार के समुदाय या संस्कृतियों के जो बच्चे हैं उनको एक साथ लेकर चलना है, सबको महत्व देना है, ना कि किसी एक विशेष को। और जो सांस्कृतिक विभिन्नता या विविधता है बच्चे की, उनको क्या करना है? एक शिक्षक को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उनको महत्व देना है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, ना कि बच्चों के बीच तुलना करना, और ना ही विशेष समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना, और ना ही कि विभिन्नताओं और विविधता की अनदेखी करना। ये सब क्या होंगे? गलत होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब हुए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखो, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखेंगे जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। और शिक्षक, पहली बात, शिक्षक जो होता है उसको कभी भी क्लास को या बच्चों को कभी किसी को नियंत्रण में रखना ही नहीं है, ना ही बच्चों को याद करने के लिए कहना है, ना ही कोई चीज लिखी लिखाई चीज को कॉपी में उतारने के लिए कहना है। तो इसका जो ये भी गलत ऑप्शन होगा, याद करना ये भी गलत ऑप्शन होगा, और नियंत्रित करता है ये भी गलत ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना ही क्या होता है? जब ऐसा होता है तभी बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। जो मूल्यांकन होता है वह कभी भी बच्चे को नंबर देने पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम बच्चों को नंबर देते हैं तो बच्चों में तुलनात्मक रूप से भावना उत्पन्न होती है, तो हमको बच्चों के बीच तुलना नहीं करना होता है। इस प्रकार से हम मूल्यांकन कभी नंबरों के लिए नहीं करेंगे, तो यह तो गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। मूल्यांकन जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, क्योंकि
जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो हम बच्चों के अंदर और क्या कमी रह गई है उसको दूर करने के लिए हम और क्या तरीका अपना सकते हैं, इसको देखेंगे। इसलिए मूल्यांकन करना चाहिए। एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, यह भी गलत होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। मूल्यांकन जो होगा वह कभी भी लिखित कार्य पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन? तो देखो, जो अपसारी चिंतन होता है वह हमेशा सृजनात्मकता से संबंधित होता है। सृजनात्मकता, जब भी सृजनात्मकता की बात करेगी तो हमेशा हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यह गलत हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, यह भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यह भी सही है। तो इसमें जो गलत है वह कौन सा है? पहला। तो दूसरा, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। जैसा कि पहला पता है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यह गलत है। तो हम देखेंगे पहला बी में भी था, सी में भी था और डी में भी था, तो ये सभी क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। तो बचेगा कौन? ऑप्शन ए। इस प्रकार से हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन डी। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं या जो शिक्षार्थी हैं वह हमेशा सक्रिय खोजबीन के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण या फिर सफल माता पिता के कारण? तो इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। बच्चों में प्रतिभाशालीता जो है वह आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंक के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए? तो देखो, जब हम बच्चों के अधिगम का आकलन करते हैं तो अधिगम के आकलन करने का जो उद्देश्य होता है वह बच्चों को ना तो ग्रेड देने के लिए होता है, ना ही उनको अंक प्रदान करने के लिए होता है, ना ही कि वह कितना सीखे हैं इसका परीक्षण करने के लिए होता है। जब भी हम बच्चों का जो आकलन है वह करेंगे तो यह सोच के करेंगे कि बच्चों को अभी और किस चीज के लिए हम और प्रेरित कर सकते हैं और उनको हम और किस प्रकार से और ज्यादा सिखा सकते हैं। तो जो उनका आकलन होना चाहिए वह हमेशा प्रेरणा के लिए होना चाहिए, ना कि ग्रेड देने के लिए और ना ही उनको पृथक्करण और श्रेणीकरण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था,
मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर लॉरेंस कोहलबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो हैं वह बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो जो शिक्षक होता है उसे कभी भी ये व्याख्या देकर या फिर एक प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था करके या बार बार बच्चों को याद करने के लिए कहकर, इन सब के द्वारा उनकी समझ को विकसित नहीं किया जाता है। तो क्या इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्लास में हमेशा परिचर्चा कराए, ना कि व्याख्या दे। तो हमेशा परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर ही बच्चों को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? देखो, समाजीकरण एजेंसी के दो उदाहरण हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण और एक द्वितीयक। प्राथमिक के अंतर्गत बच्चे का जो परिवार है और जो उसके पास पड़ोस हैं ये आते हैं। बाकी जैसे उसका विद्यालय हो गया और मीडिया हो गया, ये सब पर्यावरण हो गया, ये सब क्या होता है? द्वितीयक समाजीकरण है। तो हमने आपको बताया कि जो परिवार होता है और पास पड़ोस होता है वह क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण के उदाहरण होते हैं। तो इसमें पूछा है द्वितीयक समाजीकरण के उदाहरण, तो हमें द्वितीयक देखना है। तो पहले में देखो, परिवार और पास पड़ोस है तो प्राथमिक हो जाएगा, और बी में भी परिवार दिया है तो ये भी प्राथमिक हो जाएगा, और डी में कह रहा है पास पड़ोस, ये भी प्राथमिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में विद्यालय एवं मीडिया है, तो विद्यालय और मीडिया क्या है? ये द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। जहां भी आपको क्वेश्चन भी अगर ऑप्शन में ये कह रहा है कि बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं है, तो वह उस ऑप्शन को हम हमेशा काट देंगे, क्योंकि बच्चों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जहां पर भी बच्चों को हमें पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करना हो वह उस ऑप्शन को भी काट देंगे, क्योंकि बच्चे को पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं करना है। और इसमें पहले में कह रहा वयस्कों पर निर्भर होते हैं, तो बच्चे इन सब पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? वे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जहां भी बच्चों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा जाएगा वह जो ऑप्शन होगा हमेशा एकदम करेक्ट होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल पर्यावरण पर,
न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर। तो जो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन्हें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर प्रत्यारोपित किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है केवल पर्यावरण पर, ये भी गलत हो जाएगा। न आनुवंशिकता और न पर्यावरण पर, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें केवल आनुवंशिकता पर कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमको जो शिक्षण है वह परीक्षा पर आधारित नहीं करना है। तो परीक्षा पर जहाँ भी आधारित होगा वो हमेशा गलत ही होगा। कठोर अनुशासन, जहाँ पर अनुशासन की बात करेगा वो भी क्या होगा? हमेशा गलत ही होगा। इसमें पहले में कह रहा है कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो अगर आप बताइए कि अगर एक क्लास में कई प्रकार के बालक अगर बैठे हुए हैं, अगर कई प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि सभी एक समान रूप से ही सीख पाएंगे। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि जो क्लास होगा उसमें बच्चे अलग अलग तरीके के बैठे होंगे। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। जब भी अगर क्लास में एक जैसा एक समान गति से पढ़ाने की बात की जाएगी तो वो हमेशा गलत आंसर होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। इसमें सी में क्या कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। डी कह रहा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो हमें बच्चों को अनुशासित तो करना ही नहीं है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा जरूर बी में कह रहा है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही सीखते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शिक्षार्थी हैं वो हमेशा समूह में ही सीखेंगे। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो अभी हमने बताया कि प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत कौन आता है? परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी मीडिया, विद्यालय ये सब क्या है? द्वितीयक समाजीकरण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में? तो बच्चे को हमें कभी खाली स्लेट नहीं समझना चाहिए। खाली स्लेट का मतलब यह है कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चे पहली बार अगर विद्यालय आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। बच्चों के साथ काफ़ी अनुभव होते हैं, तो हमें उन्हें खाली स्लेट के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए।
और छोटे वयस्कों के रूप में ये भी गलत हो जाएगा। और निष्क्रिय, जहां पर भी बच्चों को अगर निष्क्रिय समझा जा रहा है तो हमेशा आप उस ऑप्शन को गलत काट देंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह सक्रिय अन्वेषक के रूप में होते हैं। तो हमेशा जो सक्रिय वाला होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या फिर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमें जो भी बच्चे के अनुभव हैं हमें उनको ना तो अस्वीकार करना है, ना ही उनकी उपेक्षा करनी है और ना ही कभी उनको इग्नोर करना है। तो ये तीनों जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बच्चे जब विद्यालय आना प्रारंभ करते हैं तो उनके बच्चे जो भी अपने साथ अनुभव को लेकर आते हैं हमें बच्चों को उनसे जोड़कर ही शिक्षा देनी है, उसको अस्वीकार नहीं करना है, ना ही उनकी उपेक्षा करनी है, ना ही उनको इग्नोर करना है। तो इसको आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चे पहली बार विद्यालय आते हैं तो उनके साथ वो अपने साथ काफ़ी सारे अनुभव लेकर आते हैं और हमें उनके जो अनुभव हैं उसको महत्व देना है। बच्चे की जो मातृभाषा है उसको महत्व देना है, बच्चों को हमें दंड नहीं देना है, उनको कोई सजा नहीं देनी है और बच्चों जो हम उनको शिक्षण दे रहे हैं वो कभी परीक्षा आधारित नहीं होनी चाहिए। बच्चों के बीच हमें कभी तुलना नहीं करनी है। अगर ये सब आप समझ के और देख के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और सीटेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि समझ बेस पर आधारित है। अगर आप समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने कुल सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।